देखो, आज हम तुलसीदास के विचारों को देखेंगे। ठीक है। और देखो, तुलसीदास, कबीरदास, गुरु नानक लगभग 100-200 साल के बीच में ही सब मध्यकालीन भारत के तीनों ही कवि थे। हमको सिलेबस में जो तीन कवि, तीन विचारक दिए हैं, तुलसीदास, कबीरदास और नानक, टाइम पीरियड 100-200 साल के, मतलब मध्यकालीन भारत के ही हिस्से हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सीधे सीधे एक समान राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों में तीनों विचारक थे। नानक की विचारधारा थोड़ी अलग थी, कबीर की विचारधारा थोड़ी अलग थी और तुलसी की विचारधारा थोड़ी अलग है। तुलसी उन सबसे अलग हो जाते हैं। देखो, नानक हो चाहे कबीर हो, दोनों ही विचारकों में हमको क्या दिखाई दिया है कि वो कहीं ना कहीं निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात कर रहे हैं और सगुण ब्रह्म की अपेक्षा की गई है, या फिर उसको वो सीधे सीधे निर्गुण की बात कर रहे हैं। उनका जो राम है वो अलग टाइप का राम है। लेकिन तुलसीदास उन दोनों से अलग है। तुलसीदास सगुण भक्ति शाखा के माने गए हैं, और उसमें भी जो राम है, इनका राम दशरथ का लड़का है। सीधी बात। जैसे नानक और कबीर कह रहे हैं ना कि हमारा राम दशरथ का लड़का नहीं है, हमारा राम तो एक अलग राम है जो कण कण में समाया हुआ है। लेकिन यहां पर जो तुलसीदास है, उनका राम दशरथ के लड़के ही हैं, और उस राम के माध्यम से उन्होंने एक आदर्श रूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन उन सारी रचनाओं में सबसे मेन है रामचरितमानस। रामचरित मानस। रामचरितमानस है, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, बरवय रामायण, रामलला, नहछू। 10-11 रचनाएं हैं। आपको कम से कम 4-5 रचना तो याद होनी चाहिए। सभी रचनाओं में सबसे मेन है रामचरितमानस, और रामचरितमानस में भी कुछ नया नहीं है, राम कथा ही है जो भारत में पहले से प्रचलित थी। वाल्मीकि की जो रामायण लिखी गई थी वो राम कथा है। उसी राम कथा के आधार पर बहुत सारे कवियों ने राम को अपना एक पात्र बना के कथा लिखी है। आचार्य केशव ने भी लिखी है, और भी बहुत सारे, लगभग 200-300 कथाएं राम की प्रचलित हैं भारत में। लेकिन उन सब राम कथाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय और सबसे ज्यादा जिसको कहना चाहिए समाज में प्रचलित है, तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस। इस रामचरितमानस में उन्होंने राम के पात्र को कुछ ऐसा स्थापित किया गया है कि वो इसके माध्यम से एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था, एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था, एक अच्छी पारिवारिक व्यवस्था और एक अच्छे देश, समाज और परिवार सबकी बात करते हैं। और यहां पर इस रामचरितमानस पर, राम कथा में उन्होंने अपने आप आवश्यक संशोधन भी किया है। वाल्मीकि की जो रामायण है, उनकी जो राम कथा है और रामचरितमानस है, उसमें थोड़ा बहुत अंतर है। तो उन्होंने अपने हिसाब से जो उनको ठीक लगा, जो उनके विचारों से मेल नहीं खाता था, उस बिंदु को हटा दिया। तो रामचरितमानस ही हमको तुलसीदास के विचारों का केंद्र बिंदु दिखाई देगा कि हमको यहीं से सारे विचारों को दिखाई, सारे विचार यहीं से हमको दिखाई देंगे। क्योंकि इसमें वो एक ऐसे जिसको कहना चाहिए कि समाज, देश और परिवार की बात करते हैं, जिसमें जो एक आदर्श रूप में स्थित होता है। ठीक है ना। मतलब यहां पर क्या है कि रामचरितमानस के माध्यम से जो तुलसीदास हैं, वो अपने विचारों को भी लिख रहे हैं। मतलब रामचरितमानस केवल राम कथा नहीं है, राम कथा तुलसी के नजरिए से है। भाई, कहानी तो वही रहेगी कि राम है, लक्ष्मण है, सीता है, रावण है, कहानी तो वही है। लेकिन पात्र पात्रों के जो संवाद हैं, भाई राम यदि भरत से कुछ कह रहे हैं, उसको एक आदर्श राज्य की बात बता रहे हैं, फिर एक परिवार की बात बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कह राम जर रहे हैं, कहीं रावण कह रहा है, कहीं लक्ष्मण के, लेकिन वो मूल विचार किसके हैं? वो मूल विचार तुलसी के ही हैं। तुलसी समाज में क्या चाहते थे, तुलसी एक स्त्री से क्या चाहते थे, तुलसी एक आदर्श राजा से क्या चाहते थे, वो उन्होंने उनके पात्रों के माध्यम से कहा। मतलब देखो, है तो राम कथा ही, उसमें उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है। लेकिन राम कथा के जो पात्र हैं और पात्रों के द्वारा जो संवाद बोले गए हैं, वो बोल पात्र रहे हैं, लेकिन विचार कलम किसके हैं? राइटर है, लिखने वाला है तुलसीदास। तो तुलसीदास ने अपने विचारों को रामायण के पात्रों के माध्यम से कहलवाया है, और इन्हीं पात्रों के माध्यम से कहे गए बातों को हम, कही गई बातों से हमको तुलसी के विचारों की जानकारी मिलती है। अब देखो, रामचरितमानस के अतिरिक्त भी और ग्रंथ हैं, उससे भी उनकी विचारों की जानकारी मिलती है, लेकिन मेन तो रामचरितमानस ही है।
अब फिर अभी तक हम जितने विचारक पढ़े उसमें हमने क्या देखा है कि हम दार्शनिक विचार देखते हैं, फिर सामाजिक विचार देखते हैं, और यदि राजनीतिक विचार हुआ तो राजनीतिक विचार देखते हैं। तुलसी में भी हमको उनके दार्शनिक और सामाजिक विचार ही मेन है जो समझने लायक है। लेकिन तुलसी से जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा उनके शब्दों में पूछा जाएगा। जैसे यदि तुलसी की सबसे मेन अवधारणा है तुलसी की राम राज्य की अवधारणा, इस अवधारणा को पहले समझो। देखो दो तीन अवधारणा है जो मेन है, तुलसी की लोक मंगल की अवधारणा, तुलसी की राम राज्य की अवधारणा, तुलसी के अनुसार कलयुग क्या होता है। ये आपको पेपर में नाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें सबसे मेन है तुलसीदास की राम राज्य की अवधारणा। तुलसी की राम राज्य की अवधारणा, देखो ये इस दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही कि पेपर में सीधे आएगी कि तुलसी के राम राज्य की अवधारणा या तुलसी ने जो राम राज्य की अवधारणा बताई है उसकी विशेषताओं को बताइए। हम जब महात्मा गांधी के विचारों को पढ़ते हैं तो महात्मा गांधी के विचारों में भी महात्मा गांधी ने राम राज्य की परिकल्पना की है। तो वो तुलसी के राम राज्य के ही कॉन्सेप्ट को महात्मा गांधी ने कॉपी किया है। और आज भी बोलचाल की भाषा में हम बोल देते हैं कि राम राज्य आएगा या राम राज्य आने वाला है। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि राम राज्य के माध्यम से तुलसी कहना क्या चाहते थे। क्या वो राम के राजा, जो राजा राम थे या जो उनके प्रभु श्री राम है उसके माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। राम राज्य केवल राम का शासन नहीं है, वो राम राज्य में कुछ विशेषताओं को बताते हैं। यदि वो विशेषताएं आपके शासन समाज आपके परिवार में आ जाए तो उस शासन को भी हम राम राज्य कह सकते हैं। मतलब क्या है, हम वर्तमान शासन की तुलना भी राम राज्य से कर सकते हैं बशर्ते तुलसी ने राम राज्य की जो विशेषताएं बताई हैं वो हमको दिखाई दे। ठीक है ना। तो देखो राम राज्य के संदर्भ में आप ये बताओगे कि तुलसी ने जो राम राज्य की अवधारणा बताई है, तुलसी के अनुसार राम राज्य एक क्या है, आदर्श शासन व्यवस्था है। आदर्श शासन व्यवस्था क्या है, एक आदर्श शासन व्यवस्था है। और चूंकि देखो आदर्श रोल मॉडल होता है ना कि ऐसा होना चाहिए, तो एक रामराज्य तुलसी के एक आदर्श शासन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, देखो सीधे आंसर के रूप में बता रहा हूं मैं, यही सीधे लिखना है तुमको आंसर के रूप में, जिसके अंतर्गत सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दार्शनिक साहित्यिक हर परिस्थिति अपने आदर्श रूप में है। हर परिस्थिति अपने आदर्श रूप में है। समझ रहे ना। एक आदर्श शासन व्यवस्था ही तुलसी का राम राज्य है। फिर वो कह रहे हैं कि इस राम राज्य के अंतर्गत तुलसी ने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दार्शनिक साहित्यिक हर परिस्थिति, मतलब समाज में कैसा आदर्श होना चाहिए, राजनीति का आदर्श क्या होना चाहिए, साहित्य का आदर्श क्या होना चाहिए। आदर्श तो मतलब समझ ही रहे हो ना कि एक ऐसी व्यवस्था जो टॉप पे स्थापित होना चाहिए, लक्ष्य हमारा टारगेट की ऐसा होना चाहिए, ये बनना चाहिए, ऐसा आदर्श। आदर्श समाज, आदर्श अर्थव्यवस्था, आदर्श राजनीतिक व्यवस्था, आदर्श दार्शनिक व्यवस्था, आदर्श साहित्यिक व्यवस्था, हर चीज अपने आदर्श रूप में उपस्थित होती है, तभी रामराज्य का निर्माण होता है। और यही तुलसी के रामराज्य की संकल्पना है, एक आदर्श राज्य। और आदर्श राज्य में भाई आदर्श राज्य तभी बनेगा जब समाज आदर्श होगा।
वहां की राज्य व्यवस्था आदर्श होगी, वहां का साहित्य आदर्श होगा, वहां की अर्थव्यवस्था आदर्श होगी, वहां के दार्शनिक जो देखने का नजरिया है वो भी आदर्श होगा। अब सवाल यहाँ पे यही हमन को समझना है कि ये तुलसी कौन से आदर्श के स्थापना पर जोर दे रहे हैं। भाई ये तो अपन ने शुरू की एक पैराग्राफ में बता दिया कि तुलसी अपने राम राज्य के अंतर्गत आदर्श शासन व्यवस्था की बात करते थे और जिसमें हर परिस्थिति में आदर्श की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और देखो इसी आदर्श को स्थापित करने, मतलब तुम समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इसी आदर्श को स्थापित करने के लिए तुलसीदास राम कथा का सहारा ले रहे हैं। समझ रहे, राम कथा एक माध्यम है लोगों को बताने के लिए कि हमको एक आदर्श राज्य की स्थापना करनी है, और आदर्श राज्य में आदर्श समाज कैसा होगा, आदर्श पुरुष कैसे होंगे, आदर्श स्त्री कैसे होंगे, ये सब किसके माध्यम से बताया है, राम कथा के माध्यम से। राम कथा में जो पात्र हैं, राम कथा का जो समाज है, उसी में तुलसी ने बार बार पदों के माध्यम से यह बताया गया है कि राम राज्य में क्या होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो अपने राम राज्य के अंतर्गत वो ये कहते हैं कि मेरा जो राम राज्य है, राम राज्य वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित होगा। वर्ण व्यवस्था पर आधारित सामंती राज्य है, सामंती राज्य है। राम राज्य वर्ण व्यवस्था पर आधारित एक सामंती राज्य है, जहां पर दुख का लेश मात्र ना हो, हर तरफ सुव्यवस्था है, सुख है, शांति है, व्यक्ति निष्ठावान है, व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, राजा अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, प्रजा अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है, भाई अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, बहन अपने, मतलब हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, जहां पे कोई दुख नहीं, दुख का अस्तित्व भी नहीं है, दुख लेश मात्र का भी नहीं है, हर व्यक्ति सुखी है, कोई किसी का शोषण नहीं कर रहा है, सब कुछ अपने एक आदर्श रूप में विद्यमान है। तो इसी को वो राम राज्य, तो देखो उनका रामराज वर्ण व्यवस्था ये मेन है, सभी वर्ण व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, तुलसी वर्ण व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं, और वर्ण व्यवस्था का समर्थन में कह रहे हैं कि भैया जो 4 वर्ण है उनको अपने वर्णों के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो ज्ञान बांटे तो उसको केवल ज्ञान बांटना चाहिए, क्षत्रिय का कर्तव्य है राज करना तो उसको राजा बनना चाहिए, वैश्य का जो कर्तव्य है, शूद्र का जो कर्तव्य है, तो जो वर्ण आश्रम व्यवस्था है उसी को हमको आदर्श रूप में स्थापित करना है। तो तुलसी का जो राम राज्य है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित एक सामंती राज्य है, जहां पर दुख का लेश मात्र भी नहीं होता, सब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, कोई किसी का शोषण नहीं कर रहा है, सब सुखी हैं, ठीक है ना। तो देखो ये आप एक पैराग्राफ के रूप में बताओगे कि राम राज्य है क्या, एक आदर्श शासन व्यवस्था है। अब आदर्श शासन व्यवस्था में सबसे पहले वो बताएंगे कि राजा कैसा होना चाहिए। तुलसी अपने राम राज्य में, अब देखो यहां से ये क्वेश्चन अलग भी आ सकता है कि तुलसी के अनुसार आदर्श राजा या आदर्श शासक में कौन से गुण होने चाहिए, या आदर्श शासक कैसा होना चाहिए। जो राजा को, राम को राजा बना रहे हैं वो एक आदर्श, वो देखो राम को राजा बना के राजा के जो गुण उसमें प्रतिस्थापित कर रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि राजा ऐसा होना चाहिए, तुम्हारी व्यवस्था कैसे ही हो, तुम्हारा जो मुखिया है, तुम्हारा जो राजा है, उसमें ये गुण होना चाहिए। तो देखो रामराज्य की अवधारणा में वो क्या बता रहे हैं, आदर्श, यहां पे वो बता रहे हैं आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, हमारा आदर्श राजा कैसा होना चाहिए। और देखो आदर्श राजा में वो भरत को ज्ञान देते हैं, जब वो छोड़े आते हैं अयोध्या को और भरत को शासक बना देते हैं, तो वो जो उनका संदेश भाग सुमंत होता है उसके माध्यम से वो भरत को संदेश भेजते हैं। तो तुलसी ने उस संदेश में 2 पद लिखे हैं, उन पदों से पता चल जाएगा कि राजा कैसा होना चाहिए। तो देखो वो संदेश भेजते हैं, ये लाइन आपको याद रखनी है,
कहब संदेशु भरत के आए। नीति न तजिए राजपुत पाए। पाले हूं प्रजहि करम मन बानी। करम मन बानी। सेहु मातु सकल समबानी। कहब संदेशु भरत के आए। नीति न तजिए राजपदु पाए। पालहु प्रजहि करम मन बानी। सेहु मात सकल समझानी। कहना क्या चाह रहे हैं? देखो, भरत को संदेश भेज रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि भरत को मेरा संदेश देना कि राजा बनने के बाद वो किसी भी रूप में नीति का त्याग ना करे। भरत को संदेश दे आए कि नीति ना तजिए राजपद पाए। राजा बनने के बाद किसी भी स्थिति में नीति का परित्याग नहीं करना है। अपने प्रजा का पालहु प्रजा कर्म मन मानी, का मन वचन और कर्म से अपनी प्रजा का पालन करना है। सेहु मातु सकल समभानी, सभी माताओं को समान दृष्टि से देखना। मतलब जैसे तुम अपनी माता का सम्मान करते हो, वैसे ही सारी प्रजा को माता मानो, और जो प्रजा में जितनी माताएं हैं सबका सम्मान करो, उनकी सेवा करो। तो ये देखो, भरत को संदेश दे रहे हैं कि तुमको ऐसा राज चलाना है कि राज चलाने में तुम नीति को प्रमुखता देना, अपने आप को प्रमुखता मत देना। जो तुम्हारी नीति है उस पर ज्यादा जोर देना। किसी भी परिस्थिति में राजा को नीति के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए। वो केवल प्रजा का सेवक है, सच्चा सेवक है। मन वचन और कर्म से उसको प्रजा की सेवा करनी चाहिए। सभी माताओं में भेद नहीं करना है उसको। जितना वो अपनी माता को सम्मान देता है उतनी ही प्रत्येक माता को सम्मान दे। तो देखो, ये दो लाइन एक राजा के लिए बता रहे हैं कि राम के माध्यम से तुलसी बता रहे हैं कि राजा कैसा होना चाहिए। फिर देखो, एक लाइन और वो लिखते हैं कि पालेहु प्रजा करम मन बानी। ये तो हो गया पालेहु प्रजा करम मन बानी सेहु माता। हाँ, एक लाइन और लिखते हैं वो कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक के अधिकारी। अवसी नरक अधिकारी। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। जिस राजा की प्रजा दुखी हो उस राज्य के राजा अवश्य ही नरक के अधिकारी होते हैं। यदि राजा के राज्य में प्रजा दुखी है तो वो राजा निश्चित रूप से नरक का अधिकारी होता है। तो देखो, फिर वो कह रहे हैं कि राजा का कर्तव्य प्रजा पालन है और प्रजा को सुखपूर्वक रखना है। ठीक है ना? तो ये लाइन भी प्रजा और राजा के संबंधों को बता रही है कि राजा कैसा होना चाहिए। राजा को देखो नरक का भय दिखा रहे हैं कि यदि तू प्रजा का के सुख की चिंता नहीं करेगा, प्रजा को छोड़ के अपने सुख की चिंता करेगा, तो तू नरक का अधिकारी होगा। राजा को डरा रहे हैं। ठीक है? फिर एक लाइन बहुत है जो बहुत फेमस है राजा के संदर्भ में। उनने बताया है कि मुखिया मुख सो चाहिए। इसको मिटा देता हूं मैं।
देखो इतने पद में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो एक अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजा के लिए क्या आदर्श बताए हैं राम कथा के माध्यम से। ठीक है ना। तो देखो, मुखिया मुखसो चाहिए, मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान कहूं एक, खान पान कहूं एक, पालई पोषक सकल अंग, पालई पोषक सकल अंग, पालई पोषक सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, तुलसी सहित विवेक। समझ आ रहा होगा। बता रहे हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया का मतलब क्या है, राजा। राजा कैसा होना चाहिए, मुख के समान होना चाहिए, जैसे मुंह होता है शरीर में ना, कि मुख भोजन ग्रहण करता है परंतु उसका वितरण हर अंग को उसकी आवश्यकता के अनुसार या उपयोगिता की दृष्टि से करता है। यही मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, पालय पोषक सकल अंग। जैसे शरीर में मुख होता है कि वो पूरे भोजन को ग्रहण करता है, उसको चबाता है और उसको शरीर के प्रत्येक अंग तक वो पहुंचता है आवश्यकता के अनुसार। ऐसा नहीं है, मुख ये नहीं कहता कि मैंने इसको चबाया है, मेरे इसको ग्रहण किया है तो पूरा मैं ही रखूंगा, नहीं, पूरे शरीर के अंगों को देखता है। तो राजा भी ऐसा ही होना चाहिए, प्रजा का पालन करना चाहिए और प्रजा के पालन में उसको विवेक का उपयोग करना चाहिए। तो मतलब ये बता रहे हैं कि राजा कैसा होना चाहिए। देखो ये लाइन आप इसलिए भी लिखो कि ये आपको और जगह उपयोग करेगी, खासकर निबंध में, कि कोई ऐसा निबंध आ रहा हो और यदि आप तुलसी के किसी दोहे से उसको बता रहे हो, तो तुलसी एक ऐसा विचार रखे आए कि कवि जो भारत में सामाजिक और हर दृष्टि से सर्वाधिक स्वीकार्य हैं। उनने जो बातें कही हैं, आलोचना वाला पक्ष अलग है, लेकिन जो बातें उनने कही हैं, ये आप इन बातों को कहीं भी यूज कर सकते हो। तो मतलब देखो यहां तो काम आएंगे ही। यदि आप कोई ऐसे आंसर लिख रहे हो जहां पर राज व्यवस्था से संबंधित आ रही है, परिवार से संबंधित, संस्कृति से संबंधित कोई चीज रखे, तो तुलसी का कोई ना कोई पद आपको जरूर काम आएगा। तो देखो ये राजा के संदर्भ में बहुत अच्छी बात कही कि हमको राजा कैसा होना चाहिए। ठीक है। फिर देखो, अब वो बताते हैं कि जो राजा है वो राजा को अपने कर व्यवस्था कैसी रखनी चाहिए, कर व्यवस्था के संदर्भ में, टैक्स सिस्टम, एक आदर्श राजा का अच्छा कर व्यवस्था कैसी हो। तो देखो कर व्यवस्था के संदर्भ में कहते हैं, बरसत हर्षत लोग सब, बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखे न कोई, करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते, तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सो होई, भूप भानु सो होई, बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सो होई। देखो कहना क्या चाह रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य जब जल को खींचता है और वह जल आकाश में जाता है तो किसी को दिखाई नहीं देता। भाई जब सूर्य चमकता है, धूप निकली है, तो वो क्या है, वायुमंडल से जल को अवशोषित करता है। पृथ्वी जहां नदी है, नाले हैं, पानी है, पेड़ पौधे हैं, हमारे शरीर से भी वो वाष्प बन के वो करता है। कभी किसी को पता नहीं चलता कि सूर्य ने कितना पानी कहां से उठा लिया, कभी किसी को जानकारी नहीं होती। तो वो यही कह रहे हैं कि जो सूर्य है जिस प्रकार पानी को हमसे
अवशोषित करता है, उसको कोई देख नहीं पाता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। और परंतु जब वो वर्षा के रूप में उसी जल को पुनः पृथ्वी पर देता है तो सभी जो प्रजा है, सभी जीव जंतु है, पूरी प्रकृति को पानी उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटता है। मतलब देखो, सूर्य ये तो नहीं करता है कि समुद्र से मैंने ज्यादा जल वाष्प लिया है तो मैं जब लौटाऊंगा तो समुद्र को ज्यादा लौटाऊंगा। वो तो अपने हिसाब से पूरी प्रकृति को समान रूप से देता है। तो इसी रूप में कह रहे हैं कि राजा को भी ऐसा होना चाहिए। देखो क्या कह रहा है, भूप भानुसा होई, सूर्य के समान। देखो, राज व्यवस्था तो जनता के टैक्स से ही चलनी चाहिए, लेकिन टैक्स सिस्टम ऐसा हो, राजा जनता से कर ले, लेकिन कर व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि प्रजा को पता ही नहीं लगे कि राजा ने कब कर ले लिया, किससे कितना कर ले लिया। और जब उस कर व्यवस्था को लौटाएगा, भाई राज्य व्यवस्था उस कर को रखेगी नहीं, उस कल्याणकारी राज्य के रूप में है राज्य की कल्पना। तो राज्य जब उस जनता को लौटाए तो पूरी दुनिया को ऐसा लगना चाहिए, देखो राजा ने कितना किया। पानी बरसता है तो पूरी दुनिया को दिखता है ना, लेकिन जब वही सूर्य उस पानी को लेता है तो कोई नहीं देखता है। वो तो तुमको पढ़ाना तुमको पढ़ाया गया है कि भाई जल वाष्प बन के उड़ रहा है और वायुमंडल में जा रहा है और वही वर्षा के रूप में आ रहा है। तो टैक्स सिस्टम भी तो यही है कि जनता से सरकार या राजा पैसा लेता है और उस पैसे के माध्यम से फिर राज्य व्यवस्था और लोक कल्याण की कार्य करता है, उनका शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, लॉ एंड ऑर्डर सब मेंटेन करता है। तो हमारे राजा को भी सूर्य के रूप में होना चाहिए। भूप भानुसा, कोई जो राजा है वो भानु सूर्य से होना चाहिए कि वो जनता से जब पैसा ले तो जनता को पता नहीं चले। मतलब इतना टैक्स सिस्टम अच्छा होना चाहिए, करों का बोझ इतना कम हो कि जनता को पता ही ना लगे। लेकिन वही राजा जब उस टैक्स के पैसे को जनता को वापस लौटाएगा तो वो दिखना चाहिए, ऐसा चारों तरफ दिखना चाहिए। जैसे बारिश होती है तो किसी को बताना नहीं पड़ता है कि पानी गिर रहा है, सब दिखता है। ऐसा होना चाहिए एक टैक्स। तो देखो, ये एक लाइन भी आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ये दो लाइन, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने निबंध में कहीं लिख सकते हो। टैक्स सिस्टम का यदि कोई आंसर लिख रहे हो तो उसका ये एक आदर्श है कि कर व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जब जनता चुकाए तो जनता को पता ना चले, और जब सरकार लौटाए, राजा लौटाए तो सबको दिखे दिखे कि राजा ने कितना काम किया है। ठीक है ना। तो ये आदर्श राजा के लिए इतनी बात कही है उनने। एक और लाइन है, माली भानु किसान सम नीति निपुण नरपाल। इधर लिख रहा हूं ऊपर लाइन, माली भानु किसान सम, माली भानु किसान सम नीति निपुण नरपाल। नीति निपुण नरपाल, ये भी राजा के लिए है कि माली भानु किसान सम। मतलब क्या कह रहे हैं, राजा को माली, भानु मतलब सूर्य और किसान तो मतलब समझ रहे, माली मतलब जो बगीचे का माली होता है, किसान और सूर्य। राजा को माली, किसान और सूर्य के समान होना चाहिए। जिस प्रकार माली फल फूलों का संग्रह करता है, कमजोर फल, यदि कोई पेड़ मुरझा रहा है तो उसको पानी देता है, किसी में कीड़े लग रहे हैं तो उसको वहां पर पेस्टिसाइड का उपयोग करेगा। मतलब एक जो बच्चे की तरह माली पौधों का पालन पोषण करता है, तो राजा को भी वैसे ही करना चाहिए कि यदि रोग लग रहा है तो उसको निकाल के बाहर करे, दंड व्यवस्था टाइप। भानु, अब भी सूर्य का उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार सूर्य समुद्र, नदी और सब जगह से जल खींचकर उसे अमृत बनाकर वापस बरसा देता है, इसी प्रकार राजा को टैक्स कलेक्शन करना चाहिए। किसान की बात कर रहे हैं कि किसान खेत को तैयार करता है, खाद डालता है, पानी डालता है, बीज डालता है, सींचता है, गुड़ाई निंदाई सब करता है, तब जाके फसल उत्पन्न होती है। तो ये कह रहे हैं कि जो राजा है, नरपाल है, वो इन तीन के भांति होना चाहिए। तो देखो, ये तुलसी ने अपने काव्य के माध्यम से अपने राम राज्य में एक आदर्श। तो देखो, अब जब भी राम राज्य की बात आएगी तो राजा कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मुखिया मुखसो चाहिए। ऐसा नहीं कि राजा बन गए और पहले खुद का पेट भर रहे हैं। तुमको अपना पेट भरने के लिए राजा नहीं बनाया है, प्रजा का कल्याण, मन वचन और कर्म से तुमको प्रजा का कल्याण करना है, तब तुम राम राज्य की बात कर सकते हो। मतलब राम राज्य तब स्थापित होगा जब सबसे पहले राजा, ऊपर से नीचे चलेगा, पहले राजा तो हो अच्छा, जब राजा अच्छा होगा तब वो प्रजा अच्छी होगी, और तब समाज अच्छा होगा, तब राम राज्य आ जाएगा। तो गांधी भी जब राम राज्य की बात करेंगे तो राम राज्य में गांधी, अब देखो तुलसी का राम राज्य क्या कह रहे हैं, सामंती राजा।
तो वो लोकतंत्र उस समय नहीं है। लेकिन आज के समय में भले राजा नहीं है, लेकिन लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में नेता ही तुम्हारा राजा, नेता तुम्हारा प्रतिनिधि है, तो तुमको अपने नेता में ये गुण दिखाई देने चाहिए। तो देखो, पॉलिटी में भी इनकी कोई भी लाइन उठा के आप कहीं भी ऐड कर सकते हो, तो एक अच्छा आंसर हमको दिखाई दे सकता है। तो देखो, अभी हमने रामराज्य का केवल एक पक्ष देखा है, आदर्श राजा। अब देखो, आपको जब रामराज्य के संदर्भ में आंसर लिखेंगे तो हम राजा को इतना डिटेल में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको अन्य पॉइंट भी लिखने हैं। तो आप एक पैराग्राफ में राजा को बताइए कि आदर्श राजा कैसा होना चाहिए। कोई भी एक लाइन दो लाइन लिख के और उसकी व्याख्या करके आप बता दोगे कि ऐसे राजा की परिकल्पना की है तुलसी ने अपने रामराज्य में। अब देखो, तुलसी रामराज्य में राजा तो बता दिया, अब वो कह रहे हैं कि आदर्श राजा के बाद आदर्श प्रजा भी होगी। प्रजा के लिए भी एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं, सिर्फ राजा के लिए आदर्श स्थापित नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रजा के लिए भी आदर्श स्थापित कर रहे हैं। और देखो, आदर्श प्रजा वही है जो राज्य सम्मत आचरण का पालन करे। राज्य सम्मत आचरण का पालन करे। राज्य सम्मत आचरण का पालन करे। और राज्य सम्मत आचरण का पालन का मतलब क्या है कि भाई राज्य ने जो उनको कर्तव्य दिए हैं, और कर्तव्य से उनका क्या मतलब है, यहां पर वर्ण आश्रम धर्म, व्यक्ति को अपने वर्ण के अनुसार आचरण करना चाहिए, तभी वो एक आदर्श प्रजा है। यहां पे भी उनकी दो लाइन है कि वर्ण आश्रम निज निज धर्म, वर्णाश्रम निज निज धर्म, वर्ण आश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहीं, चलहि सदा पावहीं सुखहीं, सुखहीं नहीं भय शोक न रोग। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावई सुखी नहीं भई शोक। मतलब क्या है, राम के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल आचरण करता है, वेद विहित मार्ग पर चलता है और सुख पाता है। उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई भय, कोई शोक नहीं और कोई रोग नहीं होता है। वो एक सुखी जीवन जीता है। और कब जिएगा जब वो सुखी जीवन, जब वो हर स्थिति में अपने वर्ण आश्रम के धर्म का पालन करेगा। तो देखो, यहां पर आदर्श प्रजा की बात कर रहे हैं कि जो आदर्श प्रजा है, आदर्श एकदम, कि हर व्यक्ति ईमानदारी से टैक्स जमा कर रहा है, राज्य के कर्तव्यों का पालन कर रहा है, अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन कर रहा है, तो चारों तरफ सुखी समृद्धि ही है, कहीं कोई समस्या ही नहीं है। ना तो कोई व्यक्ति अपराध, हर व्यक्ति अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन कर रहा है, बात खत्म होगी। मतलब अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तो आदर्श राज्य तो स्थापित हो ही जाएगा। तो तुलसी के राम राज्य में देखो, आदर्श राजा के साथ साथ आदर्श प्रजा की भी चर्चा की गई है। ठीक है, आदर्श राजा हो गया, आदर्श प्रजा हो गई। तीसरे बिंदु में वो बताते हैं आदर्श राज्य क्या होता है। तो देखो, आदर्श राजा अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आदर्श राज्य भी पूछा जा सकता है। आदर्श राज्य ही राम राज्य है, लेकिन इसी राम राज्य में वो आदर्श राज्य की बात करते हैं कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। तो देखो, आदर्श राज्य में वो क्या कहते हैं कि ये भी एक टाइप से जिसको कहना चाहिए कि एक स्वप्न टाइप की कल्पना करी है कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। देखो, आदर्श राजा हो गया, आदर्श प्रजा हो गई। जब आदर्श राजा होगा, आदर्श प्रजा होगी, तो निश्चित रूप से आदर्श राज्य होगा। और आदर्श राज्य, इस आदर्श राज्य को आप सुशासन से भी जोड़ सकते हो
आदर्श राज्य ही सुशासन है। जो आज सरकार जिस शब्द के लिए गुड गवर्नेंस शब्द का यूज कर रही है, तुलसी बहुत पहले ही उसके लिए आदर्श राज्य शब्द का यूज कर लिए हैं। ठीक है ना, कि वो ये कहते हैं कि जब आदर्श राज्य होगा, इस आदर्श राज्य में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। और वो यहां पर बोलते हैं कि दैहिक, दैविक, दैहिक, देविक, भौतिक, तापा, दैहिक, देविक, भौतिक, तापा, राम राज्य कहूं नहीं व्यापा। राम राज्य, राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, राम राज्य काहू ही व्यापा। ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि आदर्श राज्य में, राम के राज्य में दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। लेश मात्र भी अंश नहीं होता किसी भी दुख का। सभी लोग राम राज्य में समान हो जाते हैं, किसी प्रकार का कोई कपट नहीं होता है। ठीक है ना, तो देखो यही तो आजकल सुशासन की परिभाषा है, दैहिक, दैविक, भौतिक। ना तो हमको शारीरिक रूप से कोई कष्ट है, ना ही हमको कोई आध्यात्मिक रूप से कष्ट है, और ना ही हमको कोई भौतिक रूप से कष्ट है। हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, हमारी मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, हमारी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। भाई दैहिक, शारीरिक सबका पेट भरा है, कोई कुपोषित नहीं है। यदि कुपोषित होगा तो आदर्श राज्य नहीं होगा। शरीर में कोई बीमारी नहीं है, वो निरोगी है। दैविक, वही आध्यात्मिक, मन की शांति है, कोई मन व्याकुल नहीं है, मन की तरफ से कोई संकट नहीं है। भौतिक, जीवन जीने के लिए जो भौतिक आवश्यकता है उनकी पूर्ति है, कि हर व्यक्ति को घर मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, उसके मनोरंजन के साधन है। तो ये जब सब चीज होती हैं, वही तो एक आदर्श राज्य होता है, और यही तो सुशासन है। आजकल सरकार जिसको सुशासन कह के प्रचारित कर रही है, तुलसी ने उसी को आदर्श राज्य की स्थापना की। मतलब यदि सुशासन की कोई सबसे सरल और बेसिक परिभाषा हो सकती है तो वही होती है कि जिस राज्य में ना तो कोई भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक दुख होता है, वही सुशासन होता है। ठीक है ना, तो देखो ये आदर्श राज्य के संदर्भ में भी उनने यही बात करी है कि आदर्श राज्य में यह स्थिति हो जाती है कि किसी प्रकार का कोई दुख है ही नहीं, पूरी प्रकृति सुख है। मतलब देखो वो आदर्श राज्य में वो प्रकृति के सुख की बात करते हैं आगे जाके, कि भाई जो खेत हैं उस पे भरपूर मात्रा में फसलों का उत्पादन हो रहा है, जो वन है उसमें हमेशा फल फूल खिल रहे हैं, कभी पतझड़ ही नहीं आ रहा है, बारिश पर्याप्त मात्रा में हो रही है, धूप पर्याप्त मात्रा में निकल रही है, हर चीज बैलेंस्ड है। और यही बैलेंस्ड को आदर्श राज्य बता रहे हैं, जिसमें आदर्श राजा है, आदर्श प्रजा है, आदर्श आपको एक सिस्टम दिखाई देगा, तब जाके वो आदर्श, और यही आदर्श राज्य उनकी नजर में क्या है, राम राज्य है। तो देखो जब आपको यदि राम राज्य का क्वेश्चन लिखना हो, कि वो पूछे कि राम राज्य में क्या है, तो आप आदर्श राजा बताओगे, आदर्श प्रजा बताओगे, फिर आदर्श राज्य बताओगे। लेकिन यदि वो ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि आदर्श राज्य क्या होता है, तो आदर्श राज्य के अंतर्गत भी आपको आदर्श राजा और आदर्श प्रजा बतानी पड़ेगी। लेकिन अब यहां पर वो मूल रूप से फोकस क्या कर रहे हैं, आदर्श राज्य पे। तो आपको ये लाइन से शुरुआत करनी पड़ेगी कि आदर्श राज्य से तात्पर्य तुलसी का है कि जिसमें दैहिक, दैविक, भौतिक, ताप, राम राज्य कहीं नहीं व्यापा। मतलब क्या है, राम राज्य ऐसा शासन जिसमें क्या है, सभी जगह सुख समृद्धि हो, और ऐसे राज्य को ही क्या है, वो राम राज्य की संज्ञा देते हैं। ऐसे ही राज्य को राम राज्य, ये नहीं शब्द काट देना है, राम राज्य काहू ही व्यापा। ये लाइन लिख के आप फिर आदर्श राजा और आदर्श प्रजा की बातों का उल्लेख करोगे। तो देखो इतना ही है राम राज्य की परिकल्पना में। अब चाहो तो इस राम राज्य की परिकल्पना को थोड़ा सा और विस्तृत रूप देते हैं, और वो क्या बोलते हैं कि इस राम राज्य की संकल्पना में वो पुरुष और नारी दोनों के लिए एक से मापदंड स्थापित करते हैं। पुरुष और नारी दोनों के लिए एक से मापदंड स्थापित करते हैं। देखो वो क्या कहते हैं कि एक नारी व्रत, एक नारी व्रत सब झारी,
एक नारी व्रत सब झारी, सो मन बच क्रम पति हितकारी। क्या कहना चाह रहे हैं कि राम राज्य में पुरुष और नारी दोनों के लिए एक ही नियम है। और वो नियम क्या है? जैसे महिला के लिए बोला है कि पतिव्रता की, अपने पति की सेवा करो और पति ही एकमात्र आदर्श है। पुरुष के लिए बोला गया है कि तुमको एक नारी व्रत का पालन करना है, अपनी पत्नी के अलावा पर स्त्री गमन नहीं करना है। तो ये एक पॉइंट आप बताओगे कि भैया सभी नर नारी के लिए एक ही नियम, एक ही आदर्श की बात की है। ठीक है, फिर बस इतना बहुत है मेरे हिसाब से, क्योंकि आगे और भी वो व्याख्या करते हैं कि इस आदर्श राम राज्य में कोई भी दुखी नहीं है, कोई भी अज्ञानी नहीं है उनके राम राज्य में, सभी ज्ञानी हो गए हैं। इतना पर्याप्त है अपने तुलसी के राम राज्य में। ठीक है ना? तो देखो राम राज्य में अपने आदर्श राजा बताया, आदर्श प्रजा बताई, आदर्श राज्य बताया, नर और नारी के लिए हमने एक से नियम बता दिए और बता दिया कि यहां पर सभी रूप से समृद्ध है, कोई दुखी नहीं है, सब समृद्ध है, सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या नहीं है, किसी भी प्रकार का संकट किसी भी स्तर पर ध्यान दिखाई नहीं देता। तो ये तुलसी का आदर्श राज्य या राम राज्य की परिकल्पना हमको दिखाई देती है। अब देखो तुलसी के दर्शन में या तुलसी के साहित्य में इस राम राज्य के विपरीत जो एक अवधारणा है, राम राज्य ये आदर्श हो गया, इस आदर्श के विपरीत जो अवधारणा दिखाई दे रही है वो उसको कहते हैं कलयुग। ये भी आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुलसी के अनुसार कलयुग की अवधारणा को समझाइए। और कलयुग देखो, रामराज्य तो अस्तित्व में नहीं है, ये एक उनकी एक स्वप्न है कि ऐसा राज्य होना चाहिए, लेकिन कलयुग ये हमेशा विद्यमान है। आप तुलसी के कलयुग की अवधारणा को पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि वो वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन कर रहे हैं। मतलब कलयुग तुलसी में एक ऐसे समाज के रूप में प्रस्तुत किया गया है जहां पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक सब पतन की अवस्था में। रामराज्य में उसका उल्टा लिखा है कि वो बता रहे हैं कि क्या अच्छा क्या अच्छा। भाई हिंदू फिलोसॉफी में कलयुग शब्द उपयोग ही यहां जा रहा है कि सब कुछ उल्टा हो रहा है, समाज पतित हो रहा है, स्त्री पुरुष के लिए कोई आदर्श नहीं है, समाज अनुशासनहीन है, बच्चे अनुशासनहीन है, राजा अनुशासनहीन है, हर व्यक्ति पतित की अवस्था में है। तो ऐसे चीज, ऐसी स्थिति की चित्रण करने के लिए तुलसी कलयुग की अवधारणा करते हैं। राम राज्य के जस्ट अपोजिट है कलयुग, और कलयुग आपको दिखाई देगा उस समय भी और आज भी। तो देखो कलयुग में वो क्या बोलते हैं कि जो कलयुग है उसमें वो एक शब्द कह रहे हैं कि तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहु ओरा, कली प्रभाव विरोध चहु ओरा। तामस, तीन गुण होते ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो क्या कह रहे हैं कि तमोगुण तो बहुत है, रजोगुण थोड़ा है, सतोगुण की तो बात है कि सतगुण तो समाप्ति हो गया है, तामस तामस प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है, रजोगुण बहुत थोड़ा है, और यह कलयुग के प्रभाव में चारों ओर उल्टा हो रहा है। ठीक है ना? रजोगुण और चारों ओर विरोध का, बैर विरोध का वातावरण है। ये कलयुग की वो एक बात, एक लाइन में वो बता रहे हैं कि कलयुग कैसा है। फिर देखो कलयुग के संदर्भ में वो ये बता रहे हैं, देखो ये लाइन कलयुग के लिए उनने लिखी हुई है, थोड़ी सी लंबी लाइन है लेकिन बहुत सारी बातों को वो अपने अंदर समेटे लिए है। खेत ना किसान को, खेत ना किसान को, भिखारी को ना भीख, भिखारी को ना भीख, बलि, बनिक को बनिज ना, चाकर को चाकरी, बनिक को बनिज ना,
चाकर को चाकरी, चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग, जीविका विहीन लोग। सिद्धमान सोच बस, कहें एक एकन से। कहां जाई का करी, कहां जाई का करी। खेत ना किसान को, भिखारी को ना भीख। वर्तमान में ऐसा कुसमय चल रहा है, कलयुग है कि किसान की खेती नहीं होती, भिखारी को भीख नहीं मिलती, बनियों का व्यापार नहीं चलता, नौकरी चाहने वालों को नौकरी नहीं मिलती। इसलिए हर व्यक्ति जीविका से विहीन हो गए हैं और सब लोग दुखी हैं और यही सोच रहे हैं, शोक के वशीभूत सब लोग यही कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि कहां जाए, क्या कर लें। कोई विकल्प ही नहीं है, ना खेती हो पा रही है, ना व्यापारी हो पा रहा है, ना लोगों को नौकरी मिल रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। लोग दुखी हैं चारों तरफ और परेशान हैं कि क्या करें और कहां चले जाएं। तो देखो ये कलयुग के वर्णन की वो बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर देखो एक और लाइन वो कहते हैं, ये भी आपको कलयुग में दिखाई देगी कि मार्ग सोई जा कहूं कोई जोई भावा। मार्ग सोई जा कहीं, जा कहूं जोई भावा, जा कहूं जोई भावा। पंडित सोई जो गाल बजावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम रुत जाई, मिथ्यारंभ दंभ रत जोई। ता कहां संत कही सब होई, ता कहूं संत कही सब कोई। एक दो लाइन और बता लिख दे रहा हूं मैं, ये भी कलयुग के संदर्भ में, फिर बता रहा मतलब क्या है। नारी बिबस नर, नारी बिबस नर सकल गुसाई, नारी बिबस नर सकल गुसाई। नचही नट मरकट नाई, नाचही नट मरकट की नाई। गुण मंदिर गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, सुंदर पति त्यागी। भजही नारी पुरुष अभिगा, पुरुष अभागी। देखो ये दो चीज और समझ लो तो बाकी चीज समझ आ जाएगी। देखो क्या कह रहे हैं, मार्ग सोई जो कोई भावा, मतलब क्या है, जिसे जो आचरण लगता है वो वही कर रहा है, नियम धर्म कुछ नहीं बचा है, वर्णाश्रम धर्म खत्म, जिसका जो मन आ रहा वो कर रहा है, वर्णाश्रम धर्म पुरानी बात हो गई। फिर वो क्या कह रहे हैं, पंडित सोई जो गाल बजावा। कलयुग में पंडित वही है जो मुंह चलाता है, डींगे हाँकता है, जो जितना बड़ा फेंकने वाला होगा उसको उतना बड़ा ज्ञानी माना जाएगा।
फिर वो क्या कह रहे हैं कि जो झूठ बोलता है, आडंबर रचता है, दंभ रचता है, जो जितना पाखंड करता है वो उतना बड़ा संत है। ये कलयुग की विशेषता है। कलयुग में यही बात दिखाई दे रही है ना। दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं कि देखो नीचे देख रहे हैं कि नारी के संदर्भ में वो बता रहे हैं कि राम राज्य में ऐसा होता था कि नारियां पुरुष की सेवा करती थी, परंतु कलयुग में क्या है, नारी अपने पति को अपने इशारों पर नचाती है। नारी श्रृंगार नहीं करती है, विधवा स्त्री श्रृंगार कर रही है और सुहागन आभूषण से विहीन है। तो ये तुलसी कलयुग की विशेषता बताते हैं, ठीक है ना। तो देखो राम राज्य के जस्ट अपोजिट है। राम राज्य में उन्होंने कहा कि ज्ञान की पूजा हो रही, पंडित वही है। कलयुग में तो पंडित ज्ञानी वो है जो मुंह चला रहा है, सही गलत से कोई मतलब नहीं है, अपने हित के हिसाब से कोई भी कुछ भी कर रहा है। मिथ्या आरंभ दंभ ऐसी चीजों, जो जितना ज्यादा आडंबर है, जितना ज्यादा पाखंडी है, जितने ज्यादा झूठ बोल रहा है, वो उतना बड़ा संत माना जा रहा है। संत भी को भी बता दिया कि वो भी पतित हो गए कलयुग में। जो अच्छे आदमी है, अच्छे संत है, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, और जो घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं, दुर्जन लोग हैं, वो संत बने हुए हैं। ये कलयुग में है। नारी के संदर्भ में भी बता रहे हैं कि सतयुग, अभी पढ़ेंगे नारी संबंधी विचार की, सतयुग में बताया गया है कि नारी पति की सेवा करती है, पति की इच्छा अनुसार चलती है। लेकिन कलयुग में क्या होता है, पत्नी पति को अपने इशारों पर नचाती है। तो उसका अपोजिट, तो देखो जो कलयुग की अवधारणा है वो राम राज्य के जस्ट अपोजिट है। तो देखो दो अवधारणाएं हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। एक आदर्श रूप स्थापित करने के लिए तुलसी उसके लिए क्या शब्द देते हैं, राम राज्य, और राम राज्य के विपरीत। और ये जो कलयुग कह रहे हैं ना, ये उनके टाइम पीरियड में जो देख रहे हैं ना, वो सब वर्णन कर रहे हैं। ये हाइपोथेटिकल नहीं है। राम राज्य तो जरूर एक स्वप्न टाइप का है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन कलयुग है, और वो कह रहे हैं कलयुग चल रहा, जो अपने आजू बाजू देख रहे हैं ना कि सब खत्म है, तो वो व्यवस्था तब भी थी और वो व्यवस्था मतलब कलयुग तब भी था, कलयुग आज भी हमको यही स्थिति दिखाई देती है, उस समय भी यही स्थिति दिखाई दे रही। तो देखो ये तुलसी के दो विचार हैं, कलयुग और राम राज्य की अवधारणा। अब इसमें तीसरा और महत्वपूर्ण विचार है तुलसी के लोक कल्याण के विचार की। लोक मंगल शब्द यूज किया गया है। सीधे क्वेश्चन आएगा तुलसी का लोक मंगल, उसको अपन अब कल देखेंगे।